मेरे डियर स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि एक आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल वन लाइनर तरह के क्वेश्चन तो नहीं ही आ रहे हैं जिसका पढ़िए और आंसर दीजिए, ऐसा तो है ही नहीं। सोचने वाला प्रश्न दे रहा है, समझ गए कि आपकी। बाकी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके सामने है प्रश्न है, कहता है कि सूतिका शराब यानी लोकिया से आप क्या समझते हैं। यानी सूतिका शराब मतलब समझ रहे हैं कि सूतिका अवस्था में होने वाले शराब को सूतिका शराब कहते हैं, जिसे हम लोग लोकिया भी कहते हैं। इससे हम क्या समझते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पे सीधा सीधा जो है माय डियर देखते हैं कि डिलीवरी के बाद अगले 15 से 20 दिनों के दौरान योनि से होकर निकलने वाले सिक्रेशन को ही लोकिया कहते हैं। क्या समझे, योनि से डिलीवरी के बाद, समझ गए ना, बच्चे जन्म लेने के बाद, बच्चे के जन्म लेने के बाद चूंकि एक फीमेल के वाइजिनल डिस्चार्ज जो है आपके 4 से 6 सप्ताह तक होते रहता है, समझ गए ना। बच्चा जन्म ले लेता है, धीरे धीरे यह सिक्रेशन जो है 4 से 6 सप्ताह तक जो है आपके निकलते रहते हैं वैजिना के द्वारा। तो देखा जाए तो इससे हम लोग जो है प्यूरिपेनियम फेज भी कहते हैं, सूतिका अवस्था भी कहते हैं, समझ गए। तो ये जो प्यूरिपेनियम होता है, सूतिका अवस्था, इसी के दौरान जो स्राव होता है उसे हम लोग लोकिया कहते हैं, समझ गए। तो यही चीज़ें आपको रखना है याद। ओके, आगे चलिए। आगे कहता है मॉर्निंग सिकनेस के प्रबंध में आप क्या शामिल करेंगे। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि सुबह के समय प्रेगनेंसी जो वोमेन में होता है, जो वोमेन जो है प्रेग्नेंट होती है, उसको सुबह के समय जो है यह बीमारियां होती है, ठीक है। उसमें होता यह है कि वोमिटिंग टाइप से, जी मचलना, ठीक है, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सुबह के समय ये होता है। तो मॉर्निंग सिकनेस के प्रबंध में आप क्या करेंगे। तो महिला को प्रातः काल यानी सुबह बिस्तर से उठने से पूर्व जो है बिस्किट अथवा टोस्ट लेने चाहिए, बिल्कुल सही है, जिससे थोड़ा सा उसे जो है राहत मिले। क्योंकि उठने डायरेक्ट उठेगी तो उसको चक्कर आ सकता है, जो कि मॉर्निंग सिकनेस का एक एग्जाम्पल है। महिला को रात भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, और जो प्रेगनेंसी में हो उसको तो रात में बिल्कुल भूखा पेट नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर वह रात में भूखे सो जाएगी तो सुबह में उसको मॉर्निंग सिकनेस में वोमिटिंग भी हो सकता है, समझ गए। उसको जो है वीकनेस भी आ सकता है, चक्कर भी आ सकता है, जो कि एक मॉर्निंग सिकनेस में होता है। तो भूखा पेट नहीं रहना चाहिए। महिला को हाई फैटी फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। अब चूंकि होता यह है कि महिला जो है प्रेगनेंसी के समय हाई फैटी फूड का अगर सेवन करेगी तो उसको मॉर्निंग सिकनेस में उसको जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्योंकि फैटी भोजन जो है व्यक्ति को बीमार बना देता है, समझ गए। तो उपरोक्त में से सभी प्रबंध करना चाहिए, यानी हाई फैटी फूड नहीं लेना चाहिए, ये भी होना सही बात है। महिला को रात को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, ये भी सही है। और महिला को सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले उसे जो है बिस्किट और टोस्ट लेने चाहिए, समझ गए। तभी देखते होइएगा कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को काफ़ी ज़्यादा सेवा किया जाता है, समझ गए ना। कहता है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम से आप क्या समझते हैं। माय डियर, कुछ इंग्लिश वर्ड है जिसको आपको दिक्कत हो सकता है, बट हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होता है माय डियर कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली अत्यधिक वोमिटिंग, जो कि महिला के स्वास्थ्य पर निगेटिव इफेक्ट डालती है। तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में अत्यधिक वोमिटिंग होना। हल्का फल्का अगर वोमिटिंग है तो वह कॉमन लक्षण है प्रेगनेंसी का, समझ रहे। तो ही बातें हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान हल्की फल्की अगर वोमिटिंग है तो नॉर्मल बातें हैं, प्रेगनेंसी में होता है हल्का फल्का वोमिटिंग। बट अगर ये वोमिटिंग अत्यधिक होने लगे तो उसको हम जो है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, जो हेल्थ पर निगेटिव मतलब दुष्प्रभाव जो है डालता है, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गया, समझ गए कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है। कहता है प्लेसेंटा प्रीविया से क्या समझते हैं, यानी अपरा का पृथक्करण से क्या समझते हैं। तो माय डियर, प्लेसेंटा प्रीविया का अर्थ होता है कि वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा जो है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आरोपित हो जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि जैसे यह यूट्रस है, समझ गए, ये यूट्रस है, इधर यूट्रस का मुंह है, ठीक है, जो सर्विक्स के साथ कनेक्ट है। अब यूट्रस में होता यह है कि प्लेसेंटा अगर ऊपर में है, इधर है या इधर है, समझ गए, या इधर है या इधर है, तो सही है, ये सही अवस्था होता है। यहाँ पे अगर ऐसे आरोपित है प्लेसेंटा तब तो ठीक है, ये भी ठीक है, समझ गए, ये भी ठीक है। लेकिन यह प्लेसेंटा ऊपर के बजाय अगर इस वाले एरिए में अगर यह आरोपित हो जाता
जाता है, यहाँ पे आरोपित हो जाता है, तो क्या होता है फिर यह जो है रास्ता को ब्लॉकेज कर देता है। चूँकि यहाँ पे आरोपित हो जाएगा तो बच्चा को बाहर आने में दिक्कत करेगा, समझ गए। तो क्या होगा, यही प्लेसेंटा प्रेविया होता है जो यूट्रस के निचले हिस्से में आरोपित हो जाता है प्लेसेंटा, उसे प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं, समझ गए। चलिए, कहता है लेबर एक्सेस के अभिप्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है माय डियर कि लेबर प्रोसेस के अभिप्रेरण से क्या समझते हैं। अभिप्रेरण का मतलब होता है इंडेक्शन। लेबर प्रोसेस के इंडेक्शन से क्या समझते हैं, यूटेराइन कंट्रैक्शन के स्वतः ही उत्पन्न होने से पूर्व ही इन्हें कृत्रिम तरीके से प्रारंभ करना। इंडेक्शन का मतलब होता है अभिप्रेरण, मतलब प्रेरित करना। अब मान गए, हम लोग जानते हैं कि लेबर प्रसव तभी शुरू होता है जब यूट्रस जो होता है, यूटेराइन कंट्रैक्शन आपका रेगुलर बेसिस में शुरू हो जाता है। कंट्रैक्शन कहने का मतलब हो कि उसमें संकुचन होना शुरू हो जाता है। वह संकुचन बच्चे को आगे धकेलने में मदद करता है। तो अगर लेबर प्रोसेस शुरू होने में अभी समय है, उससे पहले ही अगर हम उसके कंट्रैक्शन के लिए कोई दवाई देकर कुछ करके अगर उसको कृत्रिम तरीके से ही कंट्रैक्शन के लिए हम उसे शुरू कर देते हैं पहले से ही, तो वही जो है अभिप्रेरण कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है, समझ गए। स्वतः शुरू नहीं होकर अगर हम उसे कुछ तरीके अपनाकर दवाइयाँ देकर यूटेराइन कंट्रैक्शन शुरू करवा देते हैं पहले ही, तो उसे ही अभिप्रेरण कहते हैं, समझ गए। आगे चलिए, कहता है लेबर प्रोसेस के ऑगमेंटेशन से आप क्या समझते हैं। लेबर प्रोसेस के ऑगमेंटेशन से क्या समझते हैं, ऑगमेंटेशन से क्या समझते हैं माय डियर। लेबर प्रसव की प्रक्रिया के ऑगमेंटेशन से क्या समझते हैं, तो पूर्व में ही मौजूद यूटेराइन कंट्रैक्शन जो कि अपर्याप्त होते हैं, उसको आर्टिफिशियल तरीकों से तेज करना लेबर प्रोसेस के ऑगमेंटेशन कहलाता है। माय डियर, क्या कहता है समझिएगा। मैं इसीलिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप वर्ड को समझे और क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप छोड़े नहीं। कहता है लेबर प्रोसेस के ऑगमेंटेशन से क्या समझते हैं, ऑगमेंटेशन से क्या समझते हैं। तो कहता है पूर्व में अगर यूटेराइन कंट्रैक्शन था लेकिन वह अपर्याप्त था डिलीवरी के लिए, समझ गए, तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से तेज करना ही ऑगमेंटेशन कहलाता है, समझ गए। तो क्या समझे, देखिए मैंने ऊपर जो बताया वह क्या बताया, वो मैंने बताया अभिप्रेरण। अभिप्रेरण मतलब उसे इंडक्शन कहिए या मोटिवेशन कहिए, जो भी कहिए। अभिप्रेरण का जो मतलब था लेबर प्रोसेस में, वह था कि अभी यूट्रस में कंट्रैक्शन शुरू नहीं है, कंट्रैक्शन शुरू नहीं है, लेकिन उसको हम आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम रूप से ही जो है शुरू होने से पहले ही हम शुरू कर दे तो इंडक्शन हो जाता है, वह जो है अभिप्रेरण हो जाता है। ऑगमेंटेशन का मतलब होता है वृद्धि करना। लेबर प्रोसेस के ऑगमेंटेशन का मतलब होता है कि यूटेराइन कंट्रैक्शन पहले से ही मौजूद है, समझ गए, लेकिन वह अपर्याप्त है, इतना पर्याप्त नहीं है कि वह बच्चे को जन्म में जो है भूमिका निभा सके। तो उस अपर्याप्त को कुछ तरीके अपनाकर आर्टिफिशियल तरीके से तेज कर देते हैं कंट्रैक्शन को, तो वही जो है ऑगमेंटेशन हो जाता है, समझ गए। आगे चलिए, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे कहता है कि लेबर प्रोसेस को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से कौन सी ड्रग का जो है यूज किया जा सकता है। तो अभिप्रेरित का मतलब अभी समझ गए, अभिप्रेरित का मतलब ऊपर समझ गए कि यूट्रस का आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रैक्शन जो है शुरू करना, यानी ज़बरदस्ती शुरू करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल तकनीक अपनाए जाते हैं, जैसे दवाई वगैरह कंट्रैक्शन शुरू करने के लिए और लेबर कराने के लिए। तो उसमें कौन सी दवाई का उपयोग कर सकते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंड E2, प्रोस्टाग्लैंड E1 और ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप। तो आप लोग समझ लीजिए कि ऑक्सीटॉक्सिन का काम जो है कंट्रैक्शन में भी करता है। ऑक्सीटॉक्सिन जो है हेमरेज को रोकने के लिए भी, यानी रक्तस्राव को रोकने के लिए भी काम करता है, और ऑक्सीटॉक्सिन जो है दूध के सिक्रेशन में भी जो है काम करता है। तो ऑक्सीटॉक्सिन का काम बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, प्रेगनेंसी में।
बाकी सभी दवाइयाँ जो है आपको यह अभिप्रेरित करता है, यानी आर्टिफिशियल जो है लेबर कंट्रैक्शन शुरू करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। समझ गए? आगे चलिए, कहता है यहाँ पे कि निम्न में से फॉरसेप्स डिलीवरी के लिए आवश्यक शर्त क्या है? देखिए, फॉरसेप्स जो होता है एक चिमटा होता है, ठीक है? एक चिमटा नुमा जो है उपकरण होता है और इसके जरिए जो है बच्चा को खींच कर बाहर निकाला जाता है, तो यही फॉरसेप्स डिलीवरी होता है। इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए? तो सर्विक्स पूर्ण विस्तारित होनी चाहिए। फॉरसेप्स डिलीवरी कराने के लिए जो सर्विक्स ग्रीवा होता है वह जो है पूर्ण रूप से डिलेशन उसमें होनी चाहिए, यानी फैलाव होनी चाहिए, तभी जो है आप फॉरसेप्स को अंदर डालेंगे। समझ गए? मेम्ब्रेन यानी जो झिल्ली है फटी हुई होनी चाहिए, यानी जो झिल्ली है वह फटी हुई होनी चाहिए, तभी जो है आप फॉरसेप्स को अंदर तक ले जा सकते हैं। सिर जो है वह श्रोणि असंगतता यानी सिफेलोपेल्विक डिसअबसॉर्प्शन जो है अनुपस्थित होनी चाहिए। समझ गए? यानी इसमें जो है सिफेलिक पेल्विक डिसऑर्प्शन मतलब अनुपस्थित होनी चाहिए। सिर श्रोणि असंगत, समझ गए, यह अनुपस्थित होनी चाहिए। यानी इनमें से सभी जो है आपके फॉरसेप्स डिलीवरी का कंडीशन बनता है। समझ गए? आगे चलिए, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आगे यहाँ पे कहता है कि निम्न में से किस स्थिति में वेंटोज डिलीवरी नहीं की जा सकती है? वेंटोज एक प्रकार का उपकरण होता है जो बच्चे को सिर में चिपका कर और उससे जो है खींच कर निकाला जाता है। तो ये वेंटोज एक प्रकार के उपकरण होता है, ये ऐसा गोल उपकरण होता है। समझ गए? और ये जो है शिशु के सिर पर लगाया जाता है ना, तो इसमें शिशु का सिर जो है क्या होता है, आ जाता है। इसमें शिशु का सिर आ जाता है और वह जो है जट जाता है, जिससे ही खींचने पर शिशु का सिर जो है धीरे धीरे बाहर आ जाता है। ठीक है? तो कहता है कि निम्न में से किस स्थिति में वेंटोज डिलीवरी नहीं की जा सकती है? तो वेंटोज डिलीवरी कब नहीं किया जा सकता है? गर्भस्थ शिशु की असमान गर्भ प्रस्तुति, यानी जो गर्भ प्रस्तुति वह असमान होगा तो उसमें वेंटोज डिलीवरी नहीं किया जाएगा। जब गर्भस्थ शिशु अत्यधिक अपरिपक्व हो, इमेच्योर गर्भस्थ शिशु में भी ज़्यादा होने पर नहीं किया जाएगा। जब गर्भस्थ शिशु में अत्यधिक डिस्ट्रेस हो मतलब समस्या हो तथा अर्जेंट डिलीवरी की आवश्यकता हो तो उसमें जो है वेंटोज डिलीवरी नहीं करते हैं। यानी ये सभी कंडीशन है जहाँ पे वेंटोज डिलीवरी नहीं करते हैं। वेंटोज डिलीवरी के लिए जो सिर होता है वह एकदम नीचे होनी चाहिए, यानी सिफेलिक पोजीशन में होनी चाहिए। समझ गए? तभी जो है यह वेंटोज उपकरण पकड़ बना पाता है सर को और तभी जो है खींच पाएगा। बच्चा ज़्यादा अपरिपक्व हो तो नहीं किया जाएगा ये। बच्चा में ज़्यादा समस्या हो, अर्जेंट डिलीवरी कराना हो तो जो है वेंटोज डिलीवरी नहीं होगा। समझ गए ना? तो ये चीज़ को समझ गए। आगे चलिए आगे आपके सामने में है IMNCI का संबंध क्या है? IMNCI का संबंध क्या है? नवजात शिशुओं तथा छोटों बच्चों में होने वाली डिजीज की मैनेजमेंट से। तो IMNCI जो है यह नवजात शिशु और छोटे बच्चों में जो है रोगों को प्रबंध के संबंधित है IMNCI। ओके, UIP का संबंध क्या है माय डियर? UIP का संबंध क्या है? तो UIP का संबंध होता है शिशुओं, बच्चों और प्रेग्नेंट वोमेन के इम्यूनाइजेशन से। समझ गए? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसका संबंध शिशु, बच्चा और प्रेग्नेंट वोमेन के टीकाकरण से है। समझ गए? इसका फुल फॉर्म ही है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है वह शिशु के लिए भी, बच्चा के लिए भी, प्रेग्नेंट वोमेन के लिए भी जो है लागू है। प्रेग्नेंट वोमेन में जानते हैं TT का टीका पड़ता है ना, तो इसीलिए प्रेग्नेंट वोमेन दिया गया है। UIP का फुल फॉर्म क्या होता है अभी बताया है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। समझ गए ना? उसके बाद है नर्सेज की एग्जिस्टिंग कंडीशन में सुधार के उद्देश्य से किस कमेटी का गठन किया गया? कहता है कि नर्स के, समझ गए ना, जो नर्स होती है उसके कंडीशन, उसके स्थिति में सुधार करने के लिए कौन से कमेटी का गठन किया गया? तो सरोजनी वर्धपन कमेटी जो है यह नर्सेज के स्थिति को सुधार करने वाला एक कमेटी है, जिसमें नर्सेज के स्थिति को सुधार करने के उद्देश्य से गठित किया गया, उसे सरोजनी वर्धपन कमेटी कहते हैं। ओके, आगे कहता है सरोजनी वर्धपन कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? तो यह 1987 में किया गया सरोजनी वर्धपन कमेटी का। ओके, जो नर्सेज के कंडीशन के सही करने के लिए था। निम्न में से कौन सा हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट 6th ईयर प्लान के दौरान हुआ था? तो कौन सा जो है स्वास्थ्य का विकास जो है 6ठे
योजना के कार्यकाल के दौरान हुआ। छठे पंचवर्षीय योजना के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नेशनल हेल्थ पॉलिसी की घोषणा की गई, ठीक है ना। तो छठे 5 ईयर प्लान के दौरान भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नेशनल हेल्थ पॉलिसी की घोषणा की, उस समय 1980-82 के आसपास, ठीक है। और अभी कौन सा हेल्थ पॉलिसी चल रहा है? 2017, समझ गए, ध्यान रखिएगा। आगे है, कहता है कि निम्न में से नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के गोल्स में शामिल है। तो क्या गोल में शामिल है? तो वर्ष 2005 तक नियोनेंट मोर्टालिटी रेट को 16 तक लाना। जो अभी मोर्टालिटी रेट 33 के आसपास है, उससे जो है नियोनेंट मतलब जो नवजात जो शिशु का मृत्यु दर है उसको 16 तक लाने का लक्ष्य जो है इस हेल्थ पॉलिसी में रखा गया, जो 2025 तक पूरा करने का है, ठीक है। वर्ष 2005 तक ही टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक लाना था, समझ गए। टोटल जो फर्टिलिटी रेट है वह 21 तक लाना है, समझ गए। आगे है वर्ष 2000 2.1 नहीं है, 21 है, इसको ध्यान में रखिएगा, समझ गए। वर्ष 2020 तक मैटरनल मोर्टालिटी रेट को 100 प्रति लाख तक लाना है, समझ गए। तो यह सब के सब जो है लक्ष्य है, ध्यान से देख लीजिए कौन कौन सा लक्ष्य है। अगर ऑप्शन में कोई भी एक दे देगा कि एक बताइए जो है, तो इसमें से मारिएगा सही, ठीक है। आगे चलिए, आगे कहता है यहाँ पे डीजे साइकिल रोग चक्र के डेफरवेसेंस अवस्था से आप क्या समझते हैं? बहुत सारे अवस्था है रोग का, इंक्यूबेशन पीरियड है, डेफरवेसेंस है, समझ गए। तो इसमें रोग चक्र के जो है डेफरवेसेंस का मतलब, अवस्था का क्या मतलब होता है? तो डीजे साइकिल का वह स्टेज जिसमें पेशेंट में लक्षणों की सिवियरिटी कम होने लगती है, डेफरवेसेंस कहलाता है। डीजेज साइकिल यानी रोग चक्र की वह अवस्था जिसमें रोगी में लक्षणों की जो गंभीरता होती है वह कम होने लगती है, तो उसे डेफरवेसेंस कहते हैं। और यह रोग चक्र का आपका एक अवस्था है, डेफरवेसेंस। ओके, आगे चलिए। आगे कहता है हेपेटाइटिस बी का उद्भवन अवधि कितना होता है? माय डियर, हेपेटाइटिस बी का उद्भवन अवधि जो है 60 से 80 दिन, समझ सकते हैं, लगभग 2 से 3 महीना होता है, ठीक है ना। निम्न वाक्यों में से एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में क्या सही है? एक्वायर्ड मतलब होता है उपार्जित, उपार्जित प्रतिरोधकता के बारे में क्या सही है? इम्यूनिटी का मतलब समझते हैं, समझ गए, जो रोग से बचाता है, रोग प्रतिरोधक, समझ रहे ना। तो ये हो गया। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में क्या सही है? यह इम्यूनिटी व्यक्ति में कृत्रिम या प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न की जाती है। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, यह उपार्जित इम्यूनिटी का मतलब है कि यह व्यक्ति में कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न की जाती है, यानी उपार्जित की जाती है, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक हो, वह एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, समझ गए, जो उपार्जन किया जाता है, समझ गए। आगे है निम्न में से एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में क्या सही है? तो एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में सही ये है कि इसमें व्यक्ति का इम्यून सिस्टम एक्टिवली भाग लेता है। इसमें व्यक्ति का इम्यून सिस्टम एक्टिवली भाग नहीं लेता है, तो ये गलत हो जाएगा, समझ गए। यह लॉन्ग टर्म के लिए डिजीज से सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे BCG का टीका, समझ गए। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि यह इम्यूनी सिस्टम एक्टिव भाग लेता है, इसमें यह लॉन्ग टर्म के बीमारियों से सुरक्षा देता है लंबे समय तक, समझ गए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, इसको ध्यान में रखना है। ओके, आगे कहता है यहाँ पे कि निम्न कथनों में से पैसिव इम्यूनिटी के बारे में सही कथन क्या है? पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय, एक्टिव मतलब होता है सक्रिय। तो एक्टिव वाला तो देख लिए कि वह एक्टिवली भाग लेता है, लंबे समय तक बीमारियों से बचाता है, समझ गए, उस प्रकार की इम्यूनिटी। और यह इम्यूनिटी कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो वैक्सीन वगैरह लेते हैं ना, तो वह इम्यूनिटी ही बॉडी में प्रदान करता है, समझ गए। चाहे माँ के दूध से बच्चे को भी इम्यूनिटी मिलता है, समझ गए। तो ये सब होता है, और बॉडी खुद भी इम्यूनिटी जनरेट करता है। निम्न कथनों में से पैसिव इम्यूनिटी के बारे में सही क्या है? तो सही ये है कि इसमें व्यक्ति का इम्यून सिस्टम एक्टिवली भाग नहीं लेता है। तो पैसिव जो होता है वह बॉडी में सक्रिय नहीं रहता है, इसमें व्यक्ति का इम्यून सिस्टम एक्टिव भाग नहीं लेता है, इसमें व्यक्ति का इम्यून सिस्टम भाग लेता है, सही बातें हैं। ये तो हो जाएगा एक्टिव वाला के लिए। यह लॉन्ग टर्म के डिजीज से सुरक्षा देता है, यह एक्टिव इम्यूनिटी का सही है।
ए और सी जो है एक्टिव वाले के लिए सही है, लेकिन सही पैसिव वाले के लिए जो है बी सही है, क्योंकि यह व्यक्ति में इम्यून सिस्टम एक्टिवली रूप से भाग नहीं लेता है। समझ गए? क्योंकि पैसिव मतलब निष्क्रिय है, तो यह निष्क्रिय है तो भाई एक्टिव कहाँ से हो जाएगा? समझ रहे हैं ना? आगे है, कहता है उपकरणों को विसंक्रमित स्टेरिलाइज करने के संबंध में इफेक्टिव विधि कौन है? तो माय डियर, किसी भी उपकरण को, चाहे सर्जिकल हो, कोई भी उपकरण हो, उसको हम अगर ऑटोक्लेव करते हैं तो सबसे अच्छा यही ऑटोक्लेव को ही माना जाता है स्टेरिलाइज करने में। ठीक है, स्टेरिलाइज करने में ऑटोक्लेव बहुत ही अच्छा माना जाता है। समझ रहे हैं? आगे है, कहता है MSAF एग्जामिनेशन प्रेगनेंसी के किस अवधि पर किया जाता है। ठीक है ना? तो MSAF, ठीक है, कहता है MSAFP ये जो है MSAFP, यह एग्जामिनेशन प्रेगनेंसी के किस अवधि पर किया जाता है? तो 15 से 18 सप्ताह के अवधि पर किया जाता है। ओके, यह एग्जामिनेशन मेनली किन वुमेन में किया जाता है? तो MSAFP जो है यह एग्जामिनेशन मेनली रूप से जिनके फीटस में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की रिस्क हो उसमें यह किया जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर किसी फीमेल के बच्चे में, गर्भ में अगर ये होने की संभावना हो तो उसमें यह MSAF किया जाता है। समझ गए? पॉजिटिव ट्रिपल टेस्ट का मीनिंग क्या होता है? PTT का मतलब क्या है? पॉजिटिव ट्रिपल टेस्ट। ठीक है, पॉजिटिव ट्रिपल टेस्ट का मतलब क्या होता है? फीटस क्रोमोसोनल एवं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की रिस्क अधिक होना। किसी बच्चे में क्रोमोसोनल एबनॉर्मेलिटी, जो बच्चे में कोई भी चीज़ कर सकता है, समझ गए, कोई भी जन्मजात रोग बढ़ा सकता है, बच्चे में हो सकता है, तो क्रोमोसोनल और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है यह रिस्क बढ़ाता है। ट्रिपल टेस्ट अगर पॉजिटिव होता है तो उसमें क्रोमोसोनल और न्यूरल ट्यूब जो है डिफेक्ट होने का रिस्क अधिक पाया जाता है। समझ गए? नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या है? तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट का मतलब होता है यह नॉन इन्वेंसिव टेस्ट होता है। समझ गए? नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है यह नॉन इन्वेंसिव टेस्ट है, इसको याद रखिएगा। ओके, आगे कहता है ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट, OCT यानी ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट में यूटेराइन कंट्रैक्शन कैसे उत्पन्न किए जाते हैं? तो IV ऑक्सीटोसिन द्वारा। अगर ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट जो है कराना हो तो यूट्रस के कंट्रैक्शन कैसे उत्पन्न करते हैं? तो इंट्रावेन से ऑक्सीटोसिन देकर कंट्रैक्शन शुरू करवाते हैं। ओके, आगे है निपल स्टिमुलेशन टेस्ट NST। निपल स्टिमुलेशन टेस्ट NST में यूटेराइन मतलब गर्भाशय, कंट्रैक्शन मतलब संकुचन कैसे उत्पन्न किए जाते हैं? अगर हमें NST टेस्ट करना है, निपल स्टिमुलेशन टेस्ट करना है, तो इसमें यूटेराइन कंट्रैक्शन कैसे उत्पन्न करते हैं? तो निपल को गोल गोल घुमाकर जो है हम इसमें यूटेराइन में कंट्रैक्शन उत्पन्न करवाते हैं। चूँकि आपको पता है कि फीमेल का जो निपेल होता है सेंसिटिव होता है, और अगर इसे गोल गोल घुमाया जाएगा तो इसके द्वारा जो है यूट्रस में कंट्रैक्शन शुरू होता है। तो अगर NST टेस्ट करना हो, निपल स्टिमुलेशन टेस्ट चेक करना हो, तो उसके लिए जो है हम निपल को गोल गोल घुमाकर चेक करते हैं। समझ गए? कहता है प्राइमिग्रेविडा में प्रसव की कुल ड्यूरेशन कितनी होती है? कहता है एक महिला है जो प्रथम बार गर्भ अवस्था में है तो उसका कुल ड्यूरेशन कितना होता है प्रसव का? तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, वह 12 से 14 घंटे का समय लग सकता है। समझ गए? आगे चलिए हम लोग यहाँ पे अब आगे देख लेते हैं। निम्न में से टिबिया नामक बोन के बारे में क्या सही है? टिबिया नामक बोन माय डियर, यह बोन घुटने एवं एड़ी के मध्य में पाया जाता है। यानी टिबिया जो है टांग की हड्डी है। समझ गए? ट से टिबिया और ट से टांग, याद रखिएगा। यह बोन घुटने और एड़ी के मध्य में पाया जाता है। समझ गए? बोन जो है खोपड़ी क्रेनियम में पाई जाती है, गलत। समझ गए? यह बोन एल्बो एवं शोल्डर, गलत। समझ गए? यह बोन शोल्डर एवं रिस्ट, हाथ में तो होगा ही नहीं, तो दोनों ऑप्शन गायब। खोपड़ी में होगा नहीं तो पैरे में होगा। समझ गए? और ये चीज़ें याद रखना है। आगे है, कहता है कि निम्न में से ह्यूमन ब्लड में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है? तो माय डियर, आपको पता होना चाहिए
कि ह्यूमन ब्लड में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ जो है वह ऑक्सीजन जो है परिवहन का काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए आरबीसी, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी गलत दिया गया है। आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है आपका ए जो है इसमें राइट आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन ही होगा, या डब्ल्यूबीसी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल भी दिखता है और इसके बढ़ने और घटने के कारण ऑक्सीजन लेवल भी घटता और बढ़ता है। तो हीमोग्लोबिन जो है आपके ऑक्सीजन के परिवहन को घटाता और बढ़ाता भी है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, कहता है निम्न में से मानव रक्त में पाया जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो मानव रक्त में जो है यूरिया पाया जाता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी और ग्लूकोज जो है यह उपयोगी पदार्थ है, समझ गए। आगे है, हृदय से लेकर, देखिए हार्ट से रक्त लेकर जाने वाली नलिकाएं क्या कहलाती है। तो माय डियर, हृदय से शुद्ध रक्त अगर आपके बॉडी के तरफ जाता है तो वह धमनी लेकर जाता है, लेकिन अन्य अंगों से हार्ट की तरफ ब्लड आता है तो वह वेन लेकर आता है, जो कि अशुद्ध रक्त होता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, समझ गए। आखिरी का आज का प्रश्न है, मानव शरीर में सुपीरियर वेना केवा या अग्र महाशिरा सुपीरियर वेना केवा का कार्य क्या है। सुपीरियर वेना केवा का क्या काम है। तो यह शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त जो है हार्ट के दाएं आलिंद यानी सबसे ऊपर के राइट साइड में लेकर आती है, और यह सबसे बड़ा जो है आपके रक्त वाहिनी होता है सुपीरियर वेना केवा, समझ गए। सुपीरियर वेना केवा शरीर के विभिन्न भागों से जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, उसको हार्ट के राइट आर्टरियम में लेकर आती है। तो यही हमारा सुपीरियर वेना केवा होता है, समझ गए। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा सभी से टच करने का प्रयास किए हैं प्रश्न। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।